निम्नलिखित में से कौन से नाम नीचे दी गई ज्यामितीय आकृति को परिभाषित करते हैं? प्रश्न में पहले नाम है क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज वो बंद आकृति होती है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। ये निश्चित रूप से एक बंद आकृति है और इसकी चार भुजाएं भी हैं, तो ये एक चतुर्भुज होगा। क्या ये पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज भी होगा? समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें समांतर भुजाओं के दो युग्म होते हैं। प्रत्येक युग्म में भुजाएं सम्मुख होती हैं। इस स्थिति में अगर आप देखें तो ये भुजा यहां इस भुजा के लंब है, ये वाली भुजा भी इस भुजा के लंब है, तो ये दोनों भुजाएं समांतर यानी पैरेलल हैं। आप बाकी दोनों भुजाओं के लिए भी यही कर सकते हैं। ये ऊपर वाली रेखा इस रेखा के लंब है, ये नीचे वाली रेखा इस भुजा के लंब है। दोनों ही भुजाएं समान कोण बनाती हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं भी समांतर होंगी। तो निश्चित रूप से ये एक समांतर चतुर्भुज भी है। अब देखते हैं कि क्या ये एक समलंब यानी ट्रेपेजॉइड है। ये काफी रोचक होता है। कभी कभी समलंब को ऐसे चतुर्भुज से परिभाषित किया जाता है जिसमें कम से कम एक समांतर भुजाओं का युग्म हो, और कभी कभी समलंब में समांतर भुजाओं का केवल एक युग्म होता है। इसे समझाना जरूरी है। इसे यहां लिखते हैं ट्रेपेजॉइड समलंब। पहले स्थिति में समांतर भुजाओं का कम से कम एक युग्म होना चाहिए, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार केवल एक समांतर भुजाओं का युग्म होना चाहिए, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। हमारा उत्तर इस पर निर्भर करेगा कि हम कौन सी परिभाषा चुनते हैं। अधिकतर बार या कहें ज्यादा बार लोग इस दूसरी वाली परिभाषा को ही लेते हैं। लोग जब समलंब के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी आकृति होती है। यहां ये भुजा इस भुजा के समांतर है, बाकी दोनों समांतर नहीं होती हैं। अगर हम पहले वाली परिभाषा को मानते हैं तो उस स्थिति में समांतर चतुर्भुज एक समलंब होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के दो युग्म होते हैं। मगर यहां मैं अभी इस दूसरी वाली परिभाषा के साथ ही जाऊंगा, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यहां समांतर भुजाओं के दो युग्म हैं, तो इसे समलंब नहीं कहेंगे। ये वाला उत्तर हमारी परिभाषा पर निर्भर करेगा, कोई भी सही हो सकता है। चलिए अब समचतुर्भुज यानी रोम्बस पर चलते हैं। समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। ऑल फोर साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक समचतुर्भुज इस प्रकार दिखाई देगा। सभी चार भुजाओं की लंबाई समान होगी। यहां यह जरूरी नहीं है कि भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश का हो। इस आकृति में हमारे पास समान लंबाई वाली भुजाओं के दो युग्म हैं। यहां हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है या नहीं है, या फिर यह भुजा इस भुजा के बराबर है या नहीं है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह समचतुर्भुज है या नहीं है। अगर कोई हमें कहता है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में समचतुर्भुज होगा, मगर अभी के लिए यह समचतुर्भुज नहीं होगा। रेक्टेंगल यानी आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें चार समकोण होते हैं। हम ये पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें चार समकोण भी हैं, 1, 2, 3, 4। ये एक आयत है। आयत को सोचने का एक तरीका यह भी है कि सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है और हमारे पास सभी कोण समकोण होते हैं। एक स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में सोचने के भी कई सारे तरीके हैं। एक वर्ग को हम एक समचतुर्भुज मान सकते हैं जिसके चारों कोणों का माप 90 अंश हो। ये एक वर्ग है। सभी भुजाओं की लंबाई समान है और चारों कोण 90 अंश के हैं। वर्ग को हम एक आयत भी मान सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं सर्वांगसम है। ऑल फोर साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट।
हमने यही वाली परिस्थिति को ऊपर भी सोचा था। मगर फिर वही बात है, हमें दो युग्म दिए गए हैं सर्वांगसम भुजाओं के। हमें ये नहीं पता कि ये वाली भुजा इस भुजा के सर्वांगसम है या नहीं, तो ये एक वर्ग भी नहीं होगा। तो ये एक वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज भी नहीं है और एक समलंब भी नहीं है। समलंब इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ज्यादा प्रचलित परिभाषा को लिया है। ये एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है और एक आयत है।